नमस्ते। अच्छा, जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर ऋषि, मुनि, अध्यात्म, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि उसी दौर में एक ऐसी वैज्ञानिक विरासत भी छिपी है जो आज भी हमें हैरान कर सकती है। चलिए, आज इसी अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, हमें अक्सर यही बताया जाता है कि भारत तो भाई आध्यात्म की भूमि है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? मतलब, क्या हमारे पूर्वज सिर्फ आत्मा परमात्मा की ही बातें करते थे, या फिर वो इस दुनिया के ठोस वैज्ञानिक रहस्यों को भी सुलझा रहे थे? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने निकले हैं। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इलाज बस शुरुआती दौर में था, हमारे यहाँ शरीर को समझने और उसे ठीक करने का विज्ञान कितना कितना आगे निकल चुका था। तो मिलवाते हैं आपको मेडिसिन की दुनिया के दो दिग्गजों से। एक तरफ थे चरक, जिन्हें हम कह सकते हैं द फिजिशियन। मतलब उनका फोकस था इंटरनल मेडिसिन पर, बिना चीर फाड़ के बीमारियों का इलाज। और दूसरी तरफ थे महान सुश्रुत, यानी द सर्जन, जिन्हें दुनिया के पहले और सबसे बेहतरीन सर्जनों में गिना जाता है। अब जरा सुश्रुत के काम को देखिए। ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। उनकी राइनोप्लास्टी की तकनीक, मतलब नाक को फिर से बनाने का तरीका, वो तो कमाल ही था। सोचकर देखिए, वो गाल या माथे की स्किन का इस्तेमाल करके एक पूरी की पूरी नई नाक बना देते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? आज की जो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है ना, वो भी उन्हीं के बताए हुए बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है। कमाल है। तो शरीर की चीर-फाड़ से निकलकर अब चलते हैं नंबरों की दुनिया में। और यहाँ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी है कि कैसे कह सकते हैं, एक धार्मिक ज़रूरत ने मैथ्स में एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर भारत में एडवांस ज्योमेट्री का विकास एक धार्मिक ज़रूरत से हुआ। देखिए, शुल्ब सूत्र नाम के ग्रंथों में यज्ञ के लिए वेदियां बनाने के नियम थे। अब चैलेंज ये था कि वेदी का शेप तो अलग अलग हो सकता है, पर उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। और बस इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के चक्कर में हमारे पूर्वजों को ज्योमेट्री में महारत हासिल करनी पड़ी। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, खाली जगह या कुछ नहीं का कॉन्सेप्ट तो शायद पहले भी था, लेकिन 7वीं सदी में आए ब्रह्मगुप्त, और उन्होंने इस कुछ नहीं को एक पहचान दी, एक नाम दिया, शून्य। पर बात सिर्फ नाम की नहीं थी। उन्होंने पहली बार जीरो को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने के बाकायदा नियम बनाए। और बस इसी एक कदम ने जीरो को सिर्फ एक खाली जगह से उठाकर मैथ्स का सबसे पावरफुल नंबर बना दिया। तो शून्य की ये जो यात्रा थी, ये कोई एक दिन की नहीं थी, सदियों की थी। एक छोटे से आइडिया से शुरू होके ये धीरे धीरे विकसित हुआ, और आज तो ये मॉडर्न मैथ्स और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। अच्छा, अभी तक हमने ग्रंथों और आइडियाज की बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे जीते जागते सबूत की जो आज भी दिल्ली में खड़ा है और समय को खुली चुनौती दे रहा है। और मैं कहूँगा, ये हमारे आज के विश्लेषण का सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मेहरौली में खड़े लौह स्तंभ की। ये करीब करीब 1600 साल पुराना है। बस एक पल के लिए सोचिए, 1600 साल! ये तब से खड़ा है जब भारत में गुप्त साम्राज्य का राज था और दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल ही अलग था। और असली चमत्कार, या कहूं असली विज्ञान, अब सामने आता है। 1600 साल दिल्ली की गर्मी, बरसात, प्रदूषण सब कुछ झेलने के बाद भी इस पर जंग का एक भी दाग नहीं है। एक भी नहीं। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो इसका राज कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। हुआ ये कि इसे बनाने वालों ने एक बहुत ही अनोखी तरकीब अपनाई। उन्होंने लोहे में जानबूझकर फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी।
अब हुआ ये कि सदियों तक जब इस पर धूप और बारिश पड़ी तो इसी फास्फोरस ने लोहे की सतह पर एक बहुत पतली, दिखाई ना देने वाली लेकिन बेहद मजबूत परत बना ली। आज के वैज्ञानिक इसे मेसावाइट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की नेचुरल एंटी रस्ट कोटिंग है जो अपने आप बन गई और आज तक इस स्तंभ को बचाए हुए है। तो सर्जरी, जीरो और ये जंग ना लगने वाला लोहा, इन सब उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है? चलिए इन सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत की असल तस्वीर क्या थी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाती हैं, और वो ये कि प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्म ये दो अलग-अलग या विरोधी चीज़ें नहीं थीं, बल्कि वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हमारे पूर्वज एक ही वक्त में ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी सुलझा रहे थे और इस दुनिया की असल समस्याओं के वैज्ञानिक हल भी खोज रहे थे। और मेरे ख्याल से यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। ये विरासत हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान की खोज सिर्फ एक दिशा में नहीं थी। वो सिर्फ आत्मा परमात्मा के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि इस भौतिक दुनिया के रहस्यों को भी सुलझाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और वो ये कि अगर हमारे अतीत में इतने जवाब छिपे हैं, तो क्या हो सकता है कि आज की मॉडर्न दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का हल भी कहीं ना कहीं हमारे उसी प्राचीन ज्ञान में छुपा हो? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जरूर सोचिएगा। नमस्ते। अच्छा, जब कोई प्राचीन भारत के बारे में सोचता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद योग, ध्यान, आध्यात्मिकता, है ना? लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? असल में एक और भारत था। एक ऐसा भारत जो विज्ञान और नई नई खोजों की दुनिया में एक क्रांति ला रहा था। तो सवाल ये है कि क्या प्राचीन भारत सिर्फ ऋषियों और मुनियों की ही धरती थी, जो बस आत्मा परमात्मा के रहस्यों में ही डूबे रहते थे? आज हम इसी आम धारणा को, इसी कॉमन सोच को चैलेंज करने वाले हैं। हम आज उस भारत की खोज करेंगे जिसने दुनिया को सर्जरी दी, जिसने शून्य यानी जीरो का सिद्धांत दिया और एक ऐसी स्टील बनाने की तकनीक दी जिस पर आज भी, सदियों बाद भी जंग नहीं लगता। जी हाँ, ये कहानी उस भारत की है जिसने तर्क की मशाल जलाई थी। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे दवाइयों और गणित ने हमारे सोचने के तरीके को बदला। फिर हम इंजीनियरिंग के कुछ हैरत अंगेज कारनामों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में हम इस शानदार विरासत को और इसके पीछे के लोगों को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जहां बीमारियों को देवताओं का श्राप या प्रकोप माना जाता था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और बस यहीं से मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए ये सफर कितना अविश्वसनीय था। सोचिए, शुरुआत में लोग मानते थे कि बीमारी बुरी आत्माओं की वजह से होती है। इलाज के लिए जादू टोने और मंत्रों का सहारा लिया जाता था। लेकिन फिर लगभग 600 ईसा पूर्व में कुछ विद्वानों ने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीमारी की जड़ शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर ही है, वात, पित्त और कफ के बिगड़ते संतुलन में। ये पहली बार था जब बीमारी को तर्क की कसौटी पर परखा जा रहा था। और इसी तार्किक सोच ने, इसी लॉजिकल थिंकिंग ने चिकित्सा के दो महान स्तंभों को जन्म दिया। एक तरफ थे चरक, जो एक मास्टर फिजिशियन थे, और दूसरी तरफ थे सुश्रुत, जो एक बेजोड़ मतलब एक इनक्रेडिबल सर्जन थे। एक वो थे जो बिना चीरफाड़ के इलाज करते थे, तो दूसरे सर्जरी की दुनिया में इतिहास बना रहे थे। सुश्रुत की जो उपलब्धियां हैं वो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। जरा सोचिए, वो गाल या माथे की स्किन का इस्तेमाल करके एक पूरी नई नाक बना सकते थे, जिसे आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। ये आज के प्लास्टिक सर्जरी का आधार है, जिसकी कल्पना उन्होंने सदियों पहले कर ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण बनाए और मोतियाबिंद जैसी नाजुक सर्जरी भी वो कर लेते थे। अच्छा, शरीर को समझने की यही जो लॉजिकल सोच थी ना, वो एक और फील्ड में क्रांति ला रही थी, और वो थी गणित।
और ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी गणितीय खोजों में से एक की शुरुआत कहाँ से हुई? यज्ञ की वेदी बनाने जैसी धार्मिक जरूरतों से। पहले जीरो का मतलब था कुछ नहीं, खाली जगह। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इसे एक सुपर हीरो बना दिया। उन्होंने पहली बार दुनिया को वो नियम दिए जिनसे शून्य के साथ जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता था। और इसी एक खोज के बिना न तो आज का मॉडर्न मैथ होता, न कैलकुलस होता, और न ही हमारे हाथ में मौजूद कोई भी डिजिटल डिवाइस। और ये दिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है ना? हमारे कंप्यूटर्स जिस बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं, उसका आइडिया पिंगल को संस्कृत के छंदों की बनावट समझने से आया। और सोचिए, जब पूरी दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तब आर्यभट्ट ने कितनी हिम्मत से ये ऐलान किया था कि नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो हमने देखा कि थ्योरी में कितने कमाल के आइडियाज थे, लेकिन क्या ये ज्ञान सिर्फ किताबों और सिद्धांतों तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को इंजीनियरिंग के चमत्कारों में कैसे बदला। आज के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से सदियों पहले महर्षि कनाद ने परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये अदृश्य है, अविनाशी है। ये आज के विज्ञान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक गजब की प्रतिध्वनि है। मतलब एनर्जी को न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। और इन्हीं अदृश्य कणों, इन्हीं परमाणुओं को जोड़कर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी मॉडर्न साइंस को चकित कर देता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लौह स्तंभ की। सोचिए, 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश, धूप सब कुछ झेल रहा है, और इस पर जंग का एक भी धब्बा नहीं है। कैसे? तो इसका राज क्या है? कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है एडवांस्ड मेटलर्जी का कमाल। इसे बनाने वालों ने बहुत होशियारी से जानबूझकर लोहे में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी। अब होता यह है कि समय के साथ यही फास्फोरस हवा और नमी के साथ मिलकर लोहे की सतह पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना लेता है। ये एक तरह की नेचुरल सेल्फ हीलिंग एंटी रस्ट कोटिंग है। कमाल है ना? और ये जो मेटल पर महारत थी, ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। राजा भोज का एक ग्रंथ है, युक्ति कल्पतरु। ये हमें उस दौर की एडवांस्ड जहाज बनाने की कला के बारे में बताता है। और वो सिर्फ जहाज नहीं बनाते थे, बल्कि हर जरूरत के लिए एक खास तरह का स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन तैयार करते थे। शाही खजाना ले जाने के लिए अलग जहाज, सैर सपाटे के लिए आरामदायक जहाज, और युद्ध के लिए ताकतवर जहाज। तो हमने देखा कि प्राचीन भारत में सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, बल्कि तर्क और प्रयोग की भी एक बहुत गहरी परंपरा थी। चलिए अब हम उन महान इनोवेटर्स को, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया और हमें ये शानदार विरासत दी। सुश्रुत, जिन्होंने चिकित्सा को एक नई दिशा दी। आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें ब्रह्मांड में हमारा सही स्थान दिखाया। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य को एक नंबर से हीरो बना दिया। और कणाद, जिन्होंने पदार्थ के सबसे छोटे रहस्य को उजागर किया। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा की गवाही देते हैं। तो ये विरासत हमें एक अलग कहानी बताती है। ये दिखाती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ दार्शनिक या फिलॉसफर नहीं थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने विज्ञान का इस्तेमाल बेहतर जिंदगी बनाने, बीमारियों का इलाज खोजने और इस दुनिया को और गहराई से समझने के लिए किया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सारा ज्ञान सर्जरी से लेकर एटॉमिक थ्योरी तक हजारों साल पहले मौजूद था, तो इतिहास की परतों के नीचे और कौन-कौन से रहस्य दबे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, हम इस हिरासत से आज क्या सीख सकते हैं?